अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूँ शहजादी कमल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। नेपरा ने कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के हुक्काम से सवाल किया कि सस्ता तेल मौजूद होने के बावजूद क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। नेपरा के चेयरमैन के इस सवाल का जवाब देते हुए के इलेक्ट्रिक के हुक्काम ने कहा कि सस्ता फ्यूल दस्तयाब ही नहीं था। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 1400 मेगावाट तक बिजली उठा सकती है। मुल्क में बिजली की किल्लत है, इसलिए नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट ले रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हाजिर है। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। कराची के अवाम ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने हर माह अवाम की जेबों पर डाके को मामूल बना लिया। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत को क्या करे, जो हुकूमत आ रही है अपने खजाने भर रही है, गरीब आवाम को लूट रही है। 6 रुपए 8 रुपए फी यूनिट महंगी कर देती है। हर महीने 8,000 15,000 हर महीने में बिजली के पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं और आमदनी इतनी है नहीं। आवाम बड़ा गरीब परेशान है और चोरियां नहीं करें तो और क्या। लोड शेडिंग तो यहाँ पर कोई टाइम टेबल है ही नहीं। 3-4 घंटे लाइट आ रही है, बाकी तो लाइट का न नाम है न निशान है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के लिए अमली तौर पर कोई हुकूमत काम करने को तैयार नहीं। मुतालबा है कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा शहर में पानी की कमी है, सियासी पार्टियां सिर्फ बयानात देती हैं, सारी चीजें कागजों में ठीक होती हैं, अमली काम नहीं होता। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी कैंसिल जाए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। और लोड शेडिंग का जो इन्होंने इस तरह से की हुई है, इस पर हुकूमत की तरफ से इनकी गिरफ्त की जाए। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो इनकी छुट्टी की जाए। इस वक्त पानी के बहरान की सूरत में इस वक्त शहर में मौजूद है और तमाम हुकूमतें सिर्फ ऐलानात करती रहीं, तकरीरें करते रहे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, और जो K4 मंसूबा था वो आगे नहीं बढ़ सका। एक दूसरे की तरफ चीज़ों को जो है वो डालना है और अमली तौर पर कराची के लिए कोई भी हुकूमत कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। बिजली का शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट हो गया। शदीद गर्मी और हफ्स में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। दिन और रात में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटों पर जा पहुंचा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में कई घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज कर गया। देहात में 16 से 20 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी के मौसम में तवील दौरानिये की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी ट्रांसफार्मर सड़ गया, टेलीफोन कर करके मर गए। रात उस दिन इन्नी गर्मी जिदा कोई हद नहीं, बच्चे किस तरह सुते। यकीन करो कि रात नूं जेड़ा रक्शे दे अगे पानी रखा उहदे नाल जाकर रोटी खाधी कि तो बर्फ नहीं मिल रही, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अभी गर्मी स्टार्ट में जो है 24 घंटों में जो है तो मेरे हिसाब से 18-19 घंटे लोड शेडिंग होती है और बाकी बिजली के भी पता नहीं चलता, मछोली चलाते रहते हैं। 1 घंटे बिजली होती है, 3 घंटे लोड शेडिंग होती है। किस तरह बिजली नहीं है? नून लीग तो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, क्या किया इन्होंने इन लोगों के लिए? सिर्फ दावे करते हैं। इससे तो इमरान खान का हुकूमत अच्छा था, PTI सही थी, बिजली सही थी, गैस सही था। इन लोगों ने तो बिजली के साथ गैस भी चला गया। कराची में के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के शॉर्टफॉल का बहाना बनाकर मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है और अब तो रात के औकात में भी बिजली बंद कर दी जाती है। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं है, भारी बिल आ जाते हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग का फौरी नोटिस ले। रात को भी लाइट नहीं होती है, दिन को भी लाइट नहीं होती है, परेशानी बनी है गैस पानी की, हर चीज़ की। लोड शेडिंग का तो बहुत ये ख़ास तौर पे लियारी का है।
ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। इससे इलाके को कोई पूछने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे लाइटें जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल तो पूरा लेते हैं, 100 यूनिट बढ़ा दिए ऊपर से। एक तो बिजली नहीं है, 15 घंटे पूरा बिजली नहीं है, जलील होते हैं। इधर हमारी गैरागी ख़राब होती है, इतनी ऊपर से लोड शेडिंग, बंदा जलील बीमार होता है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली का जाना कयामत से कम नहीं होता, लेकिन बिजली फराम करने वाले इदारों को हमारी परेशानी से कोई सरोकार नहीं। हुकूमत बिजली की मुसलसल फरामी को यकीनी बनाकर लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलात धरम बरहम कर दिए। शहरी बदस्तूर लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। दिन हो या रात लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी अंधेरों में डूबे नजर आ रहे हैं। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 15 घंटे तक पहुंच गया है। बिल्कुल, कराची के बाद अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लेस्को के सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मुतादिद सब डिवीजन में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इसीलिए हमने लाहौर से राब्ता किया है वहीद गुजर से, जो हमें वहां की सूरत हाल बताएंगे, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद हैं असगर अजीम। तो सबसे पहले कराची की तरफ असगर अजीम की जानिब जाएंगे। असगर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का और किन मुश्किलात का उन्हें सामना है? शहरी तो बेचारे शिकवा कर कर के, चीखों पुकार कर कर के अब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल थक गए हैं। चूँकि कराची सिर्फ एक कोई मखसूस इलाका नहीं, कराची अब कोई जदीद शहर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई नौ आबाद इलाका है जहाँ पूरे शहर में दिन हो या रात बिजली का कोई वजूद नहीं, कोई तसव्वुर नहीं है। कम अगर बिजली के हम एवरेज की बात करें तो कराची में 8 से 10 घंटे बिजली मौजूद होती है, बाकी घंटों में बिजली गायब रहती है। शहरी बिल पूरा भरते हैं लेकिन बिजली उनको मिलती नहीं है। ऊपर से फ्यूल एडजस्टमेंट के बहाने जो है बिल में इजाफा किया जा रहा है। अब भी 11 रुपये 33 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो है वो दरख्वास्त दी गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, जबकि ना हुक्मरान पूछते हैं ना ही नेपरा पूछता है। कोई इदारा के इलेक्ट्रिक से ये पूछने के लिए तैयार नहीं कि बिजली कितने घंटे देते हो, फ्यूल एडजस्टमेंट कितने घंटे में इजाफा करोगे। फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा 24 घंटे और बिजली सिर्फ चंद घंटे। कराची के शहरी बिल्कुल बेजार परेशान है, उनका बस नहीं चलता कि वो क्या करें। और सूरत हाल तो बाज़ औक़ात नुक्से अमन पे चली जाती है, अमन अमान के हालात भी ख़राब होने लगते हैं। गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ नाज़ाबाद, बफर जोन, लांडी, कोरंगी, मलीर, इन जगहों पे जिस तरीके से एहतजाज हुआ है उससे नुक्से अमन का बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया था। ताहम शहरियों ने फिर भी तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन दूसरी जानिब ना के इलेक्ट्रिक को होश है और ना ही हुक्मरानों को होश है। ना के इलेक्ट्रिक को होश है और ना ही हुक्मरानों को होश है। असगर अजीम, आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। आपने कहा कि कराची शहर में 8 से 10 घंटे लाइट होती है, उसके अलावा तकरीबन 14 से 18 घंटे लाइट नहीं होती। कराची से हमें आगे किया, रुक कर लेंगे लाहौर का, जहां वहीद गुजर हमारे साथ है। वहीद, लाहौर की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हमने देखा कि 8-8, 9-9 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो वो की जा रही है और इंतज़ामिया जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। किसी भी सब डिवीज़न में चले जाएँ, हर सब डिवीज़न में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। इतना सिर्फ है कि कुछ इलाकों में कम हो रही है तो कुछ इलाकों में कहीं ज़्यादा जो है लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमने देखा कि शहरियों का कहना है कि रात को गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से वो सो नहीं पाते और पूरा हाल कर दिया है। हब्स ने, गर्मी ने, काफ़ी ज़्यादा हब्स है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों बारिश के बायस जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया था, मगर अब चूँकि बारिशें नहीं हो रही तो हब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो शहरी इस वाले से काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम से नाला नज़र आते हैं। इनका ये कहना है कि जब भी लोड शेडिंग की जाती है तो ये बताया नहीं जाता कि कितने घंटे लाइट जाएगी। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमें इतलात मिल रही हैं कि 8-8, 10-10 घंटे की मुसलसल लाइट चली जाती है टेक्निकल फॉल्ट का नाम लेकर। तो ये सूरत हाल है शहर की मजमूई तौर पर, जबकि लेस्को को 700 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल का सामना है। तो ये सूरत हाल है। जब भी लाइट जाती है कारोबारी तबका, घरेलू सार्फिन और दीगर जो मामलात ज़िंदगी है जो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो कारोबारी तबका, घरेलू मुलाजमीन सब परेशान तो बहुत है। असगर अजीम में बता रहे थे अभी कि कराची में जगह जगह एहतजाज कराया जा रहा है, तो क्या लाहौर में भी एहतजाज हो रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, एहतजाज के वाले से तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब तो लोग जो हैं बोलना भी जो है वो पसंद नहीं करते गैर एलानिया लोड शेडिंग पर। क्योंकि हमने सुबह जो है शहरियों से बात करने की कोशिश की तो शहरियों के इस हवाले से कहना था कि कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, कोई बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि एहतजाज करने का, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुजर, जबकि कराची से हमारे साथ थे असगर अजीम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
रुख करेंगे पेशावर का, जहां सख्त गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। पेशावर शहर और नवाही इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस पानी की कमी का सामना है। शहरी कहते हैं बिल पूरे देते हैं फिर भी बिजली नहीं, आखिर जाए तो जाए कहां। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से, जो इस वक्त शहरियों के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसने आवाम का जीना जो है वो हराम कर दिया है और आवाम को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, लोड शेडिंग की जा रही है, कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है जनाब, अभी ये लोग सारे बाहर खड़े हैं, बच्चे बूढ़े, ये देखो सारे रात तकरीबन रात को 4, 5, 6 घंटे बिजली नहीं होती, 2-3 घंटे होती आती और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद नहीं होती, तो इसी वजह से बहुत परेशान है यार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरों का यही कहना है कि 1 घंटे के लिए बिजली होती है तो 2-3 घंटों के लिए बिजली नहीं होती और शहर में जो है वो पीने का पानी भी कम हो रहा है। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करने के लिए इक़दामात करें, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और रोज़ बरोज़ जो है वो बिजली की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, जिसने शहरियों का जीना जो है वो हराम कर दिया है। जी न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको अपडेट करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट की गई तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जी हाँ, चेयरमैन PTI इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहमी की दरख्वास्त दायर कर दी है। एडवोकेट अजीज़ करामत भंडारी की वस्तात से भी दायर दरख्वास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आइनी करार दे और इलेक्शन कमीशन और दीगर हुक्काम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई वोट की सहूलत फराहमी का हुक्म दिया जाए। ख्वाबों की दुनिया के वजीर मंजूर वसान ने एक बार फिर ख्वाब देख लिया और पेशगोई भी कर दी। कहते हैं हालात ऐसे होंगे कि इलेक्शन के बाद हो सकता है इमरान खान खुद बेगम के साथ बाहर चले जाएं। इलेक्शन 2023 में होने हैं, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े खिलाड़ी इमरान खान को छोड़ जाएंगे। एक तो मैं बता दूं, इमरान खान की जो पोजीशन अब है ये आज से यूं समझें कम होती जाएगी, अपनी पोजीशन गिरती होती जाएगी और जब बाई इलेक्शन होगी तो इसमें इमरान खान लूज करेगा और नवाज लीग वाले अक्सर जीतेंगे। उसके बाद इलेक्शन 2023 में होनी है। 23 इलेक्शन 2023 से पहले ही इनको बड़े बड़े आम शख्सियत छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। हालात ऐसे होंगे, इमरान खान कुछ इलेक्शन के बाद हो सकता है तो खुद बेगम के साथ बाहर चले जाए। मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी GTV ने हासिल कर ली। आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से, जहां मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हफ्सा शकील से। जी हफ्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जिस्मानी उम्र जो है 14 से 15 साल के दरमियान है। दुआ के दांतों की उम्र जो है वो 13 से 15 साल है, जबकि हड्डियों की उम्र जो है वो 16 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट की मुशावरत से ये तय पाया गया है कि दुआ की उम्र जो है वो 15 से 16 साल बनती है। हतमी रिपोर्ट पर चेयरमैन समेत 10 मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद हैं। मेडिकल बोर्ड की दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए जो है महकमा सेहत ने 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील किया था, जिसकी सरबराही जो है प्रोफेसर सबा सोहेल ने की थी। उम्र के तयन के लिए जो है दुआ ज़हरा की बत्तीसी, कलाई और कोनी के एक्सरे लिए गए थे। दुआ ज़हरा के पेल्विस का भी एक्सरे किया गया था, जबकि दुआ ज़हरा की जो अब उम्र है वो 15 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही है। जी हफ्सा शकील, आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कराची से लापता होने और लाहौर में निकाह करने वाली दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दी गई। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के करीब है। सिंध और पंजाब के कानून में 15 साल की उम्र में शादी नहीं हो सकती। बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ,
اور پہلے جو ایک امپراپر میڈیکل رپورٹ آئی تھی جو اس کو 17 کی پلیس کر رہی تھی، جو اس کے 18 کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی، اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے، اس پہلی میڈیکل رپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی 14 سال کی ہے، میڈیکل رپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی ہے۔ 16 سال کی بچی کا سے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں، دونوں صورتوں کے اندر کرائم ہے، اس میں قوانین بہت واضح ہیں، اور 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سیویئر سیکشل اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سیکیورٹی گارڈ نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق منیر آباد کی سلمہ بی بی دوا لینے FIC اسپتال پہنچی، جسے سیکیورٹی گارڈ بابر جلد چیک اپ کا جھانسا دے کر خالی کمرے میں لے گیا اور مبینہ طور پر زیادتی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آج صبح پشاور میں کینٹ ریلوے اسٹیشن کوارٹرز میں 10 سالہ بچی کی لاش ملنے کے بعد بچی کے رشتہ دار لاش سڑک پر رکھ کر پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کی فوری طور پر گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نواب شیر سے۔ جی نواب، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، پشاور کے علاقے سے بچی کو جو ہے وہ جس پر ان کے لواحقین نے جو ہے وہ لاش سڑک پر رکھ دیا اور اس وقت مظاہرین جو ہے وہ پشاور پریس کلب کے سامنے ان کو جلد سے جلد انصاف ملے اور جنہوں نے بھی بچی کو قتل کیا ہے ان قاتلوں کو گرفتار تک پہنچایا جائے اور وقت رہے کہ قاتل کو سرعام باندھ۔ بچی کے رشتہ داروں کا لاش سڑک پر رکھ کر پریس کلب کے باہر احتجاج۔ نواب شیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ضلع نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں پیش امام کو عشق کے پیچھے لڑنا مہنگا پڑ گیا۔ خاتون سے موبائل فون پر بات چیت کی اور موصوف شکارپور جا پہنچے۔ تھانے کی مسجد کے پیش امام حافظ داہڑی کو ڈاکوؤں نے دبوچ لیا۔ اہل خانہ کو 12 لاکھ روپے تاوان کا ویڈیو پیغام بھی بھیج دیا۔ ڈاکوؤں نے خوب تشدد کر کے عشق کا بھوت اتارنے میں اب بھی مصروف ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں، ملک بھر میں کرونا وائرس ایک بار پھر اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے 675 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 20.61% ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد میں کرونا وائرس کا ایک مریض انتقال کر گیا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق سندھ بھر میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 10.53% ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عوام کو SOPs پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وبا ایک بار پھر پھیل رہی ہے۔ عوام کوشش کریں عید کی چھٹیوں پر کم سے کم گھروں سے نکلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ NCOC ڈیلی بیسس پہ اپنی میٹنگ کرتی ہے اور ہم اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں۔ ویریئنٹ بھی وہی ہے B5، موسٹلی B5 ہے اور اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صوبوں کو ہم نے خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دیے کہ آپ اپنی جو سہولیات بشمول آئسولیشن سینٹرز اور مختلف چیزیں وہ تیار رکھیں۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداری میں تیزی آ گئی ہے۔ شہریوں نے چھٹی کی رات عید قربان کا جانور خریدنے کے لیے رات کا آرام قربان کر دیا۔ شہری قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ व्यापारियों को भी किसी तगड़े गाहक की तलाश है। عید قربا میں چند روز باقی رہ گئے۔ ہر سال کی طرح اس برس بھی مویشی منڈیوں میں جانوروں اور خریداروں کی رونق بڑھ گئی۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش تو بہت ہے اور شہری اپنی پسند کے جانور بھی خرید رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی مہنگائی کا شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ببلو، پپو، سلطان، پہلوان نامی بھاری بھرکم تگڑے بیل اب تک منڈیوں میں موجود ہیں۔ व्यापारी بھی کسی تگڑے گاہک کے تلاش میں ہیں۔ کراچی کی سہراب گوٹ، ملیر بکرا پیڑی اور بھینس کالونی میں بھی خریدار
खरीदारों का रश है। खरीदार कहते हैं कि इस कदर महंगा जानवर है कि इस मर्तबा जानवर खरीदने के लिए पहले अपनी जेब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी है। शहरी रात गए तक मनपसंद और सस्ते जानवरों की तलाश में सरगर्दा हैं। कोई कामयाब हुआ और कोई नाकाम। शहरी कहते हैं जानवर इतने महंगे हो गए, कुर्बानी करें तो कैसे करें। व्यापारी का कहना है कि जानवरों की देखभाल और खिलाई पिलाई के अखराजात इतने हो गए हैं कि जानवरों की कीमत कम नहीं कर सकते। ईद कुर्बा करीब आते ही पेशावर में भी मवेशी मंडियां सज गए। व्यापारी बड़ी तादाद में जानवर लेकर मंडी आए हैं, मगर हालिया महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसका न सिर्फ खरीदार रोना रो रहे हैं बल्कि व्यापारी भी महंगाई से परेशान हैं। नुमाइंदा अब्दुल रहमान पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी में व्यापार के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते ही पेशावर शहर की मवेशी मंडियाँ भी सज गई है और बड़ी तादाद में जो जानवर है वो लाए गए हैं, मगर इस साल महंगाई की वजह से जो ख़रीदार है वो भी परेशान है। इसके अलावा जो व्यापार है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि एक जो पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसकी वजह से किराए बढ़े हैं और जानवर जो है उनको महंगे पड़ रहे हैं। इसके अलावा ख़रीदार भी उस कीमत पर नहीं ख़रीद रहे हैं जो कि गुज़श्ता साल जिन कीमतों पर थी। व्यापार हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, इस साल महंगाई के हवाले से बताएं और कोई असरात पड़े है कि नहीं? जी भाई, बहुत असरात पड़ी है। तो इस साल में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो तेल महंगा है, उधर से किराया पड़ता है। गाड़ी जो पहला इधर आता था 40-35 हज़ार का, वो अभी आते 75 हज़ार तक इधर किराया पड़ते। तो उधर से जानवर भी हम महंगा खरीदते, 30-35 हज़ार एक जानवर में फ़र्क आया इसके महंगाई की वजह से। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो व्यापार है उनका यही कहना है कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किराए बढ़ चुके हैं, इसके अलावा महंगाई की वजह से जो जानवर है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन उनको उम्मीद है कि उनके जो जानवर है वो बिक जाएंगी। जी, कोयटा की मवेशी मंडियों में भी जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। रवां साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में 20% इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से, जो इस वक्त कोयटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के मशरकी बाईपास पर कोयटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सूबे भर के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी के जानवर जो हैं वो फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर मंडी में बात की जाए कीमतों की, तो हर जानवर की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अगर एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने भी कुर्बानी करनी है तो उसे यहाँ इस मंडी में अगर बकरा भी मिल रहा है तो उसकी कीमत जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपये है, और अगर दुम्बा भी मिल रहा है तो उसकी भी कीमत जो है वो 40 हज़ार से कम नहीं बताई जा रही, जिस पर शहरी यही गिला करते नजर आ रहे हैं कि वो अपना फरीज़ा अदा तो करना चाहते हैं, लेकिन मंडियों में जानवरों की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि इस मरतबा उन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि वो कुर्बानी कर सकेंगे। जबकि व्यापारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो व्यापारियों का यही कहना है कि वो पूरा साल जानवर पर मेहनत करते हैं और उनका खूब ख्याल करते हैं। मंडी आने के बाद जहाँ मंडी का किराया दिया जाता है, वहाँ जब तक जानवर जो है वो फ़रोख्त नहीं होता तब तक वो उसको पानी और यहाँ पर खुराक भी मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से उनका इतना खर्चा हो जाता है कि वो कम कीमत में जानवर फरोख्त नहीं कर सकते। शहरी यही जो है हुकूमत से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है सरकारी मंडियां लगाई जाएं ताकि खरीदार वहां जाकर कुर्बानी के जानवर खरीद सके। जी, और अब आपको बताएं कि पेशावर बीआरटी की कामयाबियों का सफर जारी है। बीआरटी को वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइज फॉर सिटी अवार्ड की टॉप 5 लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। जदीद सफरी सहूलियात से आरास्ता पेशावर बीआरटी की आलमी सतह पर एक बार फिर पजीराई। 2 आलमी अवार्ड हासिल करने वाली बीआरटी को 65 ममालिक के 155 शहरों के 260 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की टॉप 5 लिस्ट में मुंतखब कर लिया गया। ये जो अवार्ड है इसमें 260 टोटल प्रोजेक्ट्स ने हिस्सा लिया, 60 डिफरेंट कंट्रीज से, 60 ममालिक से, 155 सिटीज़ थे इसमें। और ये अवार्ड जो है इसका नाम है प्राइज़ फॉर सिटीज़। 155 सिटीज़ में से 260 प्रोजेक्ट्स एवेलुएट हुए और उसमें से जो 5 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मुंतखब हुए तो उसमें ज़ू पेशावर भी है। कम किराए और आरामदेह सफ़र की वजह से हर तबके के अफराद बीआरटी में सफ़र करने को तरजीह देते हैं और रोज़ाना 2,70,000 अफराद इसमें सफ़र करते हैं। इन मुसाफिरों में 25% ख़वातीन शामिल है। बीआरटी में अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा अफराद सफ़र कर चुके हैं। पेशावर बीआरटी जो है ना एक
بہت اچھی سروس ہے جس سے ہم بہت مستفید ہے. اگر پیٹرول 1000 روپے کی بھی ہو جائے نا تو اس کی کرایہ جو ہے نا وہ ایک غریب لوگ جو ہے نا وہ ادا کر سکتے. اس کی جو اوورال سروس ہے اس سے بہت ہم مطمئن ہے. پہلے پرانے جب بسوں میں سفر کرتے عورتوں کا احترام نہیں تھا. اس میں عورتوں کا احترام ہے, علیحدہ سیٹیں, مردوں کو علیحدہ سیٹیں, بہت خاموشی نہ جاتے اور خاموشی نہ لاتے. بہت بہترین عمران خان کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ پرائز فار سٹی ایوارڈ کا اعلان نومبر میں کیا جائے گا. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے سروس کو 2.5 لاکھ جبکہ دیگر کو $25,000 کا انعام دیا جائے گا. BRT کی مقبولیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. شہری عام بسوں کے بجائے BRT میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. کیمرہ مین سہیل رانا کے ساتھ عبدالرحمان GTV نیوز پشاور. عالمی منظر نامے سے اپڈیٹ کریں. سعودی عرب میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. پہلی مرتبہ سعودی کابینہ میں 2 خواتین کو شامل کر لیا گیا. فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرمان پر شہزادی حفا بنت محمد بن سعود نائب وزیر سیاحت جبکہ الشیحانہ بنت صالح کو وزراء کونسل کا نائب سیکریٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے. شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر کابینہ ارکان میں رد و بدل کے علاوہ دیگر اہم تقرریاں بھی کی گئی ہیں. پاکستان کی نجی ایئر لائن پر کراچی سے لاہور جانے والے مسافروں کے لیے وہ لمحہ روح پرور تھا جب انہوں نے غلاف کعبہ کی زیارت کی. نجی ایئر لائن کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایئر ہوسٹس پرواز میں موجود تمام مسافروں کو غلاف کعبہ کی زیارت کروا رہی ہیں. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے GTV نیوز پاکستان کے لیے.